चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सप्लाई का क्या मतलब होता है। और सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से आपको क्या समझ आता है, व्हाट इज सप्लाई? अनवी चेतना। So maybe transporting of one material to the other, or ट्रांसपोर्टिंग वन मटेरियल like टू द from one level to the other, maybe supply of things from a go down to the shop and then shop to customers. वैसे ओके types level. ओके, ठीक है। चेतना, आपके हिसाब से व्हाट इज सप्लाई? चेतना, एनी आइडिया? नहीं भी पता है तो बताओ, आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, बता दो कि नहीं पता कम से कम, सो दैट आगे बढ़ सकें हम। चेतना। सर सप्लाई वो अमाउंट है जो रिटेलर प्रोड्यूसर को की वांट के अकॉर्डिंग उसको देता है। जो अमाउंट उसको देता है, एज एन क्या मतलब, अमाउंट का क्या मतलब? चलो मैं बता देता हूँ आपको, इतनी इतनी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सप्लाई का मतलब होता है क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की जो एक सेलर बेचना चाहता है, दैट इज सप्लाई। किसी कमोडिटी की कोई भी कमोडिटी आप ले लें, सपोज मैं मोबाइल फोन की बात कर लेता हूँ। तो सपोज मैं सेलर हूँ, मोबाइल फोन बेचता हूँ। तो मोबाइल फोन के अलग अलग रेट्स पे मैं कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ मार्केट में, दैट इज सप्लाई। जैसे अभी मोबाइल फोन, ये वाला मोबाइल फोन ना, लेट्स से 15,000 रुपए का है, 15,000 का है मार्केट में। तो 15,000 पे कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ? जब ये 14,000 का हो जाएगा, 12,000 का हो जाएगा या 11,000 का हो जाएगा, तो कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता हूँ? या अगर इसके बदले इस फोन का मेरे को बाजार में 20,000 का रेट मिले, उस रेट पे कितना बेचना चाहता हूँ, दैट इज सप्लाई। तो सप्लाई इज बेसिकली द क्वांटिटी दैट सप्लायर इज विलिंग टू सेल इन द मार्केट, दैट इज सप्लाई। लेट मी एक्सप्लेन दिस थ्रू वन एग्जाम्पल। लेट्स से हम बात कर रहे हैं किसी किसी सेलर की, और ये सेलर जो है, मान लीजिए मान लो फॉर एग्जांपल ये क्या बेचता है, मान लेते हैं पेन सेल करता है ये सेलर। ऑलराइट, अभी और ये भी मान लीजिए कि मान लो मार्केट के अंदर ना रेट चल रहा है 10 रुपए, पेन का प्राइस है 10 रुपए। और हमने इससे पूछा कि सर आप ना 10 रुपए के रेट पे कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हो मार्केट में, कितने पेन सेल करना चाहते हो? तो उसने कहा कि अगर मुझे 10 रुपए का रेट मिलेगा ना पेन का, तो मैं इस पे लेट्स से 500 पेन सेल करना चाहता हूँ, 500 पेन। सिमिलरली अगर प्राइस बढ़ जाता है, हमने पूछा अगर प्राइस 12 हो जाता है तो आप कितनी क्वांटिटी सेल करोगे? इसने कहा सर फिर तो मैं 800 पेन सेल करना शुरू कर दूंगा। हमने कहा अगर और बढ़ जाता है, मान लीजिए 15 रुपीज हो जाता है, तो आप क्या करोगे? इसने कहा फिर मैं 2,000 पेन सेल करूंगा। इसका अपना प्रेफरेंस है ना, इसकी अपनी मर्जी है। ये बेसिकली आपको बता रहे हैं कि किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है। ऐसे ही हमने इससे कहा कि अगर सर प्राइस मान लीजिए बढ़ने के बजाय घट जाएगा, 8 रुपीज हो जाए, तो आप कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हो? तो इसने कहा कि फिर तो मैं सर 100 ही यूनिट सेल करना चाहूंगा, 100 पेन सेल करना चाहूंगा। तो ये सब क्या है? दीज आर दी वेरियस क्वांटिटीज, दीज आर वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, राइट, क्वांटिटी ऑफ पेन that this seller is willing to sell in market at different prices, at different prices, whatever the quantity that seller is willing to sell in the market, that is called supply. Is it clear? सप्लाई क्या है? किसी भी कमोडिटी की जितनी क्वांटिटी एक सेलर बेचना चाहता है ना, उसको सप्लाई कहते हैं। समझ आया? अच्छा, एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि सप्लायर कितनी क्वांटिटी बेच पा रहा है या बेच रहा है या बेच पाएगा। हम बात कर रहे हैं कितना बेचना चाहता है, उसकी विलिंगनेस क्या है, उसकी इंटेंशन, उसकी इच्छा क्या है, वो किस रेट पे कितना बेचना चाहता है, हम उस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हम इस बात को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है कि असल में कितनी क्वांटिटी बिक रही है। क्लियर है पॉइंट? तो अलग अलग रेट्स पे एक सेलर कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है, दैट इज सप्लाई। एक और चीज चैप्टर में पढ़ते वक्त आप ध्यान में रखेंगे कि हम जितना डिस्कशन करेंगे ना, हमारे सारी डिस्कशन में जो हमारा डिस्कशन होगा सिर्फ और सिर्फ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा।
आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ठीक है। जैसे सप्लाई में भी हम ये सोच रहे हैं कि सेलर कितनी क्वांटिटी बेचना चाहता है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। ऐसे ही जहां भी डिस्कशन हम करेंगे, जो भी डिस्कशन करेंगे, वहां पे हम मानेंगे कि हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सप्लाई का क्या मतलब है? सप्लाई कैन बी डिफाइंड एज द quantity of a commodity that the producer is willing to sell at different prices of the commodity at a particular point of time। एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे एक सेलर कस्टमर को जितनी जितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है अलग अलग प्राइजेस पे, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। समझ आया अभी चेतना, अनवी? इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके, नाउ अब देखिए, सप्लाई को ना हम दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। दो तरह की सप्लाई होती है। एक तो आप किसी एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हो कि एक सेलर कमोडिटी के अलग अलग प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता था। जैसे अभी पीछे वाले एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि एक सेलर कितनी क्वांटिटी, पेन की कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है, 10 रुपए के रेट पे, 12 पे, 15 पे, 8 रुपए पे। तो यहाँ पे हम एक ही सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे थे सारा। सो वट एवर द क्वांटिटी of a commodity that one seller is willing and able to sell at different prices, that is called individual supply। और अगर आप एक से ज्यादा सेलर के बारे में एक साथ बात करो कि अलग अलग सेलर अलग अलग प्राइजेस पे कलेक्टिवली कितना कितना क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं, दैट विल बी कॉल्ड मार्केट सप्लाई। तो ओनली डिफरेंस बिटवीन द मार्केट सप्लाई एंड इंडिविजुअल सप्लाई इज दैट कि इंडिविजुअल सप्लाई में सिर्फ एक ही कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी, एक सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन होता है सारा, और मार्केट सप्लाई में एक से ज्यादा सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन होता है। इंडिविजुअल सप्लाई में हम ये देखते हैं कि एक सेलर कमोडिटी के अलग अलग रेट पे कितनी क्वांटिटी बेचना चाहता है। मार्केट सप्लाई में हम ये देखते हैं कि कमोडिटी के अलग अलग प्राइसेस पे दो या उससे ज्यादा सेलर्स मिलके कितना सेल करना चाहते हैं, कलेक्टिवली कितना बेचना चाहते हैं, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर बहुत सारे सेलर्स में से सिर्फ एक ही के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट वन सप्लायर इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट डिफरेंट prices during a particular period of time, that is called individual supply। इस पूरे डेफिनेशन में खास बात क्या है कि हम यहाँ पे एक ही कस्टमर के, एक ही सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अगर हम बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने लग जाएं तो उसको मार्केट सप्लाई कहा जाएगा। मार्केट सप्लाई refers to the quantity supplied of a commodity that all the sellers are willing and able to sell at different prices during a particular period of time, ठीक है। अब जो सप्लाई है ना, उसको हम टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब सेलर कितनी कितनी क्वांटिटी बेचना चाहता है, उसको एक फॉर्मेट बना के, जैसे अभी पीछे मैंने समझाया आपको, एक तरफ प्राइस का कॉलम ले लिया, एक तरफ क्वांटिटी का कॉलम ले लिया। तो जब आप टेबुलर फॉर्म में प्राइस और क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं कि अलग अलग प्राइजेस पे कस्टमर कितनी, एक सेलर कितनी कितनी क्वांटिटी बेचना चाहता है, इस तरह के टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को हम शेड्यूल कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड शेड्यूल। किसका शेड्यूल है? सप्लाई शेड्यूल। सेलर कितनी कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है अलग अलग प्राइजेस पे, उसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन सप्लाई शेड्यूल कहलाता है। क्योंकि सप्लाई दो तरह की होती है, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई, इसलिए शेड्यूल भी दो तरह का हो सकता है। एक ही सेलर की सप्लाई को एक्सप्रेस करने के लिए अगर आप टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसको हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहेंगे। और अगर एक से ज्यादा सेलर्स की सप्लाई को आप डायग्रामेटिक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसको हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहेंगे। समझ आया? सो सप्लाई शेड्यूल क्या चीज है? सप्लाई शेड्यूल is a tabular representation showing different quantity of a commodity being supplied at different prices during a given period of time। एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे अलग अलग प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी सेलर बेचना चाहते हैं, दैट इज सप्लाई शेड्यूल, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन उसका। और क्योंकि सप्लाई दो तरह की होती है, इसलिए शेड्यूल भी दो तरह का हो सकता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो मैं दिखाता हूँ आपको इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कैसा होता है। इस तरीके से इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बनता है। ये है कि यहाँ पे हम किसी एक ही फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, लेट्स से फॉर्म ए है वो। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कमोडिटी के अलग अलग प्राइसेस पे फॉर्म ए कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहती है किसी प्रोडक्ट की। तो 1 रुपए के रेट पे हमने पूछा फॉर्म ए से कि सर आप 1 रुपए के रेट पे कितनी क्वांटिटी सेल करोगे। कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, सपोज ये पेन बना रहे हैं या मोबाइल बना रहे हैं या टैब बना रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो 1 रुपए के रेट पे कहते हैं मैं 10 यूनिट सेल करूंगा। 2 रुपए के रेट पे कहते हैं कि जी हम 20 यूनिट सेल करना चाहते हैं। 3 रुपए के रेट पे 30, 4 पे 40 और 5 पे 50 यूनिट सेल करेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट क्वांटिटीज दैट दे आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस।
और क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। देखिए इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की डेफिनेशन देख लो। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी that one firm is willing and able to sell at different prices during a particular period of time। एक फर्म अलग अलग प्राइसेस पे किसी कमोडिटी की जितनी क्वांटिटी बेचना चाहती है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई। अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या होता है सर? मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन आल्सो। It shows different quantities of a commodity that all the firms or two or more firms in a market is willing and able to buy at not buy, this should be sell, willing and able to sell at different prices during a particular period of time, that will be called market supply schedule। तो ये market supply schedule का example हो सकता है। तो these are the different prices 1 2 3 4 5 ये सब prices हैं। फर्म ए 1 रुपए के रेट पे 10 यूनिट, 2 रुपए के रेट पे 20 30 40 और 50 यूनिट सेल करना चाहती है। बी 1 रुपए के रेट पे 20 फिर 30 फिर 50 फिर 70 और फिर 80 यूनिट सेल करना चाहते हैं। अब देखो 1 रुपए के रेट पे दोनों मिलके कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं, कलेक्टिवली इनकी टोटल सप्लाई कितनी हो जाएगी मार्केट में? 10 ए बेचेगा, 20 बी बेचेगा, तो कलेक्टिवली कितना बेचेंगे? 30। तो इन दोनों की जो कलेक्टिव सप्लाई है ना, दिस इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई। दोनों मिलके मार्केट में जितनी क्वांटिटी बेच पाएंगे, दैट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई। दो फॉर्म 20 रुपए के 2 रुपए के रेट पे दोनों कितना बेचेंगे? 50, तो दिस इज मार्केट सप्लाई। समझ आया? इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ तक क्लियर है? बता दो मुझे, स्पर्श, अनवी, चेतना, इज दिस क्लियर? हाँ जी सर। यस सर, क्लियर। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो बहुत सिंपल था। अब ये चैप्टर प्रॉपर्ली स्टार्ट होता है। अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई के। जाहिर है देखो ये तो क्लियर है हमें कि एक सप्लायर हमेशा सेम क्वांटिटी तो नहीं बेचेगा। वो कितनी क्वांटिटी बेचना चाहता है, वक्त के साथ उसमें चेंज आता रहता है। कभी हो सकता है वो ज्यादा बेचना चाहे, कभी ऐसा हो सकता है कम बेचना चाहे, कभी वो 1000 यूनिट, कभी 500 यूनिट, कभी 5000 यूनिट, कभी 50,000 यूनिट बेचना चाहेगा। तो ये जो सप्लाई का उसका प्रेफरेंस है, सप्लाई का प्रेफरेंस ना वक्त के साथ चेंज हो सकता है। हम बात कर रहे हैं कि सर ऐसे ऐसा कोई फैक्टर होता है क्या जो उसकी सप्लाई को चेंज करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई बताते हैं। वैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो जो सप्लायर की सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं? what can be the possible factor affecting supply of the commodity? Price factors affecting supply. Yes सर प्राइस हो सकता है, डिमांड बाय द कस्टमर हो सकता है, और प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, काफी हद तक सही। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई ट्राई करेगा? Sir, also the utility in the present time probably, but that will affect the whole thing only. Utility as in? So as in जैसे कि कोविड के टाइम पे उसकी मेडिसिन ज्यादा प्रायोरिटी बन गई थी, राइट? पर अब नहीं है, जैसे कोविड चल जाएगा नहीं होगी वो, सो उसके लिए चेंज रहेगा सप्लाई। अच्छा, ओके, ठीक है। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, थोड़ा सा कस्टमर ओरिएंटेड हो गया, कस्टमर के प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि क्योंकि कोविड नहीं है आजकल, प्रिवेल नहीं कर रहा है इतना, तो अब उसको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए वो मेडिसिन परचेज नहीं करेगा, क्योंकि उसको जाहिर है मेडिसिन परचेज करके यूटिलिटी नहीं मिलेगी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। तो जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं ना, ये बहुत कस्टमर ओरिएंटेड डिस्कशन हो जाता है। हम बात कर रहे हैं सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक दो पॉइंट आपने बहुत सही बताया, जैसे आपने बताया कि कमोडिटी की कीमत सर जाहिर है सप्लाई को अफेक्ट करेगी। एक सेलर को उसकी कमोडिटी के बदले कितना पैसा मिलता है उस पर सप्लाई डिपेंड करती है। आमतौर पे जो रूल है, जो आमतौर पे एक बिहेवियर होता है सप्लायर का, वो यही है कि आप उसको ज्यादा प्राइस ऑफर करोगे तो वो जाहिर है ज्यादा बेचना चाहेगा। तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ता है ना, क्वांटिटी सप्लाई भी वैसे वैसे बढ़ती है। तो प्राइस सप्लाई इज वेरी मच अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस और सप्लाई आमतौर पे कहे जाते हैं कि दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड है, कि प्राइस बढ़ता है सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस घट जाता है सप्लाई भी घट जाती है। और प्राइस को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी कंसिडर किया जाता है। और भी फैक्टर्स है, लेकिन प्राइस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द ओवरऑल सप्लाई ऑफ द सप्लायर। एक प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी बेचेगा वो इस बात पे बहुत हद तक डिपेंड करता है कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है।
तो एक तो ये फैक्टर हो गया, और ये आसान भी है मेरे ख्याल है, इस पे ज्यादा डिस्कशन करने की हमें जरूरत है नहीं, तो ये आपको समझ आ ही गया होगा। एक और पॉइंट है इसके अलावा, जैसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है इसको, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि किसी चीज को बनाने में आपको कितना खर्चा आता है, किसी चीज को बनाने में कितना पेमेंट, कितना कितना खर्च आप करते हैं। आमतौर पे अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है ना, आपका बनाने में किसी चीज को ज्यादा खर्चा आता है, आपकी लागत बढ़ती है, तो अल्टीमेटली आप उसकी क्वांटिटी कम सेल कर पाओगे मार्केट में, और अगर कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है आपका तो आप ज्यादा क्वांटिटी बेच पाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक सेलर कितनी क्वांटिटीज बेचेगा वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम बात कर रहे हैं किसी प्रोड्यूसर की, और मान लो प्रोड्यूसर के पास टोटल 1 लाख रुपए का बजट है, उसके पास 1 लाख रुपए है, इसी का इस्तेमाल करके उसको प्रोडक्शन करना है, इसका इस्तेमाल करके वो कमोडिटी सेल करेगा, ठीक है, कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा, और अल्टीमेटली जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी वो उसको फिर बाजार में बेचेगा, क्वांटिटी जितनी भी प्रोड्यूस होगी उसी के अकॉर्डिंग वो मार्केट में सप्लाई करेगा। मान लीजिए उसके पास टोटल 1 लाख रुपए है, और अभी करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, currently the cost of production is, let's say it is ₹10 each, 10 पर यूनिट इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एक यूनिट को बनाने में 10 रुपए का खर्चा होता है। तो आप मेरे को बता सकते हो कि वो अभी, क्योंकि उसके पास 1 लाख रुपए है, तो 10 रुपए पर यूनिट का अगर खर्चा है तो अभी कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहा होगा वो, और कितना यूनिट मार्केट में सेल कर लेगा वो। अगर 1 लाख रुपए उसके पास टोटल बजट है, टोटल फंड है उसका 1 लाख रुपए का, 10 रुपए यूनिट का उसका खर्चा आता है एक यूनिट को बनाने में, तो 1 लाख रुपए में कितने यूनिट बना लेगा वो? 10,000 यूनिट्स, करेक्ट। सो 10,000 यूनिट्स इसकी प्रोडक्शन हो जाएगी, और मार्केट में सप्लाई भी 10,000 यूनिट्स की होगी। तो ओवरऑल सप्लाई कितनी है? ओवरऑल सप्लाई 10,000 यूनिट्स है। लेकिन मान लीजिए प्राइस जो है, जो कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अब सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या चीजें आती हैं सर? इसमें रॉ मटेरियल आता है, उसमें फ्यूल आता है, लेबर आता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट का खर्चा है, ये सारी चीजें कलेक्टिवली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती हैं। तो मान लीजिए जहां इन पे कलेक्टिवली हर एक यूनिट पे 10 रुपए का खर्चा होता था, अभी ये खर्चा डबल हो गया ड्यू टू इन्फ्लेशन और ड्यू टू सम अदर रीजन। इसका जो प्राइस है ना, कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन नाउ 20 रुपीज पर यूनिट है। तो जब 20 रुपीज पर यूनिट हो जाएगा, आप मेरे को बताओ 20 रुपए पर यूनिट पे अब पहले के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा या कम प्रोडक्शन हो पाएगा? पहले के मुकाबले कम होगा। कितना कम हो जाएगा? आधा हो जाएगा सर, सीधा 10,000 से हम सीधा 5,000 पे आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि हम प्रोडक्शन कम कर पाएंगे, तो बाजार में सप्लाई भी तो कम हो जाएगी। समझ आया? तो दैट इज हाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट द ओवरऑल सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। आमतौर पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ये कहा जाता है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर के पास कम फंड बचेगा, या उसको फंड कम पड़ेगा प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए, सप्लाई अल्टीमेटली कम हो जाएगी। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है तो वो सेम फंड में, सेम कैपिटल में वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा पहले के मुकाबले। समझ आया? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक रीजन हो सकता है। और कोई रीजन बता सकते हैं सर? एक और रीजन है, जैसे सर हाँ, एक्सपेक्टेड सॉरी, एक्सपेक्टेड, चेतना आवाज नहीं आई आपकी मुझे। एक्सपेक्टेड, फिर से ट्राई करो एक बार। आप मुझे चैट में ही बता सकते हो अगर प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही आपको बिल्कुल भी। चेतना, एक्सपेक्टेड क्या? सर फ्यूचर प्राइस। करेक्ट, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। यस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द फैक्टर। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, अब इसका क्या मतलब है कि सेलर की एक्सपेक्टेशन क्या है फ्यूचर में, उसको किस तरह की एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा, घट जाएगा, किस तरह की। मान लीजिए सेलर की एक्सपेक्टेशन है
मान लो अभी तो रेट चल रहा है 20 रुपए, और इस 20 रुपए पे वो 5000 क्वांटिटी सेल कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसको लगे कि भाई मार्केट में जो रेट है ना वो आने वाले टाइम में घटने वाला है। रेट फ्यूचर में उसकी एक्सपेक्टेशन है, इसके दिमाग में चल रहा है ये कि रेट जो है वो हो जाएगा घट के 15 रुपीज। तो क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेशन है रेट के घटने की, तो इसकी वजह से सप्लाई ज्यादा करना चाहेगा अभी, राइट। इसका मतलब जो ओवरऑल सप्लाई है पहले 5000 थी, अभी 10,000 है, तो अफेक्ट तो हो रही है ना, सप्लाई इज गेटिंग अफेक्टेड। और अफेक्टेड क्यों हो रही है? क्योंकि सेलर की एक्सपेक्टेशन प्राइस के घटने की है, इसलिए चेंज हो रही है। सिमिलरली एक्सपेक्टेशन कुछ और भी हो सकती है। एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि आने वाले टाइम में रेट बढ़ जाए, रेट 20 रुपए से 30 रुपए होने वाला हो। तो जब रेट के बढ़ने की एक्सपेक्टेशन होगी तो वो ओवरऑल सप्लाई कम करना चाहेगा, आज के रेट में 1000 यूनिट सेल करना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि बाद में रेट जब बढ़ जाएगा ना तो उसको हम ज्यादा रेट पे बेच के ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सप्लाई इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सेलर, ठीक है। इसके अलावा आप किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आप किस तरह की टेक्निक यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, देखो टेक्निक को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में तो डिवाइड कर ही सकते हैं ना। या तो जो टेक्निक आप यूज कर रहे हैं वो मॉडर्न टेक्निक होगी पॉसिबली, या फिर आउटडेटेड टेक्निक हो सकती है ना। मॉडर्न हो सकती है या फिर आउटडेटेड हो सकती है। अगर आप कोई मॉडर्न टेक्निक वाली मशीन यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, मॉडर्न मशीन यूज करते हैं, तो जाहिर है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगी, है ना। ज्यादा प्रोडक्टिव होगी, ज्यादा ज्यादा एफिशिएंट होगी, कॉस्ट एफिशिएंट होगी, फ्यूल एफिशिएंट होगी, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करके देगी आपको। और आउटडेटेड प्रोडक्ट जो है ना, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इसका जस्ट अपोजिट होगा, कम प्रोडक्टिव होगी, कम एफिशिएंट होगी। तो जाहिर है वो प्रोड्यूसर जो मॉडर्न टेक्निक यूज करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए वो ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसका मतलब सप्लाई एक सेलर ज्यादा करेगा, मार्केट में ज्यादा बेचेगा या कम बेचेगा, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह की टेक्निक यूज करता है। मॉडर्न टेक्निक मतलब ज्यादा प्रोडक्शन, आउटडेटेड टेक्निक या प्रिमिटिव टेक्निक या जो भी है, उस सिचुएशन में प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। समझ आया? इसके अलावा भी और रीजंस हो सकते हैं, जैसे एक फर्म का गोल क्या है, फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो ओवरऑल सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं सर? देखो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को ना हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे समझने के लिए, कि मान लीजिए दो दो फॉर्म्स हो सकती हैं। गोल्स के बेसिस पे मैं दो फॉर्म्स बना देता हूँ, जैसे एक फॉर्म है फॉर्म ए और एक फॉर्म है फॉर्म बी। दो फॉर्म्स हैं, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। अब फॉर्म बी का जो ऑब्जेक्टिव है ना वो है जी मार्केट कवरेज। मार्केट कवरेज मतलब कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट एरिया कैप्चर करें, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ एज अ कस्टमर ऐड कर लिया जाए। और फॉर्म ए का जो ऑब्जेक्टिव है वो मार्केट ज्यादा लोगों को कस्टमर बनाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना ऑब्जेक्टिव है, कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब ये प्रॉफिट को लेके बहुत सीरियस है, ये कह रहे हैं कि कस्टमर्स कम भी हो लेकिन प्रॉफिट हमें ज्यादा चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। फॉर्म बी कहती है जी प्रॉफिट अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट हम कमा लेंगे, पहला फोकस है कि ज्यादा लोगों को कस्टमर बना लो, जब ज्यादा लोग कस्टमर बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाद में प्रॉफिट आ जाएगा। तो दो फॉर्म है, दोनों का ऑब्जेक्टिव, दोनों का गोल अलग अलग है, ठीक है। आप में से मेरे को कोई बता सकता है कि किस तरह की फॉर्म का, किस तरह का गोल रखने वाली फॉर्म का जो ओवरऑल सप्लाई है मार्केट में वो ज्यादा होगा? फॉर्म हैविंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग ऑब्जेक्टिव और फॉर्म हैविंग मार्केट कवरेज ऑब्जेक्टिव, कौन सी फॉर्म का ओवरऑल सप्लाई कंपैरेटिवली ज्यादा होगा? मार्केट कवरेज। ओके अनवी आपके हिसाब से? सब मेरे हिसाब से दोनों हो सकता है, लाइक फॉर आई कैन सपोर्ट फॉर ए, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमम के अंदर जैसे वो लोग सोचते हैं कि वी हैव टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, दे विल कंसीडर मार्केट कवरेज टू। नहीं हम ऐसे स्विच नहीं करना।
आप अगर मान रहे हो ना फॉर्म ए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के ऑब्जेक्टिव से काम कर रही है, तो आपको थ्रू आउट यही मानना है कि उनका कोर ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, सेम ही रहेगा, वो स्विच नहीं करेंगे। और अगर एक फॉर्म मार्केट कवरेज फॉलो कर रही है तो मार्केट कवरेज पे रहना है। तो आपके हिसाब से ए है? ए, या ठीक है। चेतना आपके हिसाब से? चेतना? ओके, कोई आंसर नहीं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इसको। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने वाली फॉर्म है ना, इनका बहुत क्लियर कट होता है कि जी कस्टमर कम भी बने कोई दिक्कत ही नहीं है, हम प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। जो कंपनी प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी ना, वो प्राइजेस पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। मतलब इनका इस तरह की फॉर्म का पता है क्या होगा? इस तरह की फॉर्म का, फॉर्म ए जो है, इस तरह की फॉर्म का जो अप्रोच होगा वो ये होगा कि अगर प्राइस बढ़ रहा है ना, प्राइस 10 रुपए था, अगर 20 हो जाए, अगर 15 हो जाए, अगर 50 हो जाए, तो हम तो सप्लाई बढ़ाएंगे, क्योंकि रेट बढ़ रहा है तो हम सप्लाई ज्यादा करेंगे। इस तरीके से फॉर्म चलती है। लेकिन अगर प्राइस कम हो जाएगा ना, प्राइस 10 रुपए से 8 हो जाए, 7 हो जाए, 6 हो जाए, 5 हो जाए, तो ये सप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि प्राइस कम होगा तो उनको बेच के नुकसान नुकसान नहीं होगा, कम से कम प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। ज्यादा तो मुनाफा कमाना चाहते हैं, कम नहीं कमाना चाहते। तो उनके साथ क्या होगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो ये ज्यादा सेल करेंगे, लेकिन प्राइस कम होगा, प्राइस अगर कम होगा तो ये बेचेंगे नहीं। समझ रहे हैं बात? दूसरी तरफ ये जो फॉर्म है, फॉर्म बी, इनकी अप्रोच बहुत क्लियर कट है कि भाई मार्केट कवर करनी है हमें, प्रॉफिट इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं इनके लिए। तो ये जब प्राइस बढ़ेगा तो बेचेंगे ही बेचेंगे। क्लियर है? प्राइस बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है, बेचेंगे। लेकिन जब प्राइस घट रहा होगा ना, तो भी ये बेच रहे होंगे, तो भी ये अपनी क्वांटिटी सप्लाई में कोई रिडक्शन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना था ही नहीं, इनका तो ऑब्जेक्टिव है कस्टमर बनाओ। जब रेट कम होगा तो कस्टमर तो और मिलेंगे ना इन्हें। तो ऐसे जब आप कंपेयर करोगे ना फॉर्म ए और फॉर्म बी को, फॉर्म ए देखो दोनों ही सिचुएशन, एक ही सिचुएशन में सेल करेगी ज्यादा, जब प्राइस बढ़ेगा। प्राइस घटेगा तो सेल नहीं करना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड फॉर्म बी तो तब भी बेचेगी जब प्राइस बढ़ेगा, तब भी बेचेगी जब प्राइस घटेगा। इसका मतलब कंपैरेटिवली फॉर्म बी की सप्लाई ज्यादा होगी फॉर्म ए के मुकाबले। समझ रहे हैं बात? मुकाबले, कंपैरेटिवली फॉर्म बी विल बी एबल टू सेल मोर क्वांटिटी। समझ आया? इसके हिसाब से आप कह सकते हो कि फॉर्म का जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो सप्लाई को काफी हद तक अफेक्ट करता है। अगर फॉर्म इस ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रही है कि उसको मार्केट कवर करनी है ज्यादा से ज्यादा, तो उस सिचुएशन में आमतौर पे फॉर्म ज्यादा सेल करती है, क्योंकि उनको प्राइस से मतलब होता नहीं है। और जहां उनका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो आमतौर पे उनकी सप्लाई कंपैरेटिवली कम होगी, क्योंकि तब जब प्राइस बढ़ेगा तभी सेल करेंगे वो। जैसे अगर आपको याद हो, आमतौर पे मैं एग्जांपल देता हूँ ये, कि जैसे शुरुआत में अगर आपने नोटिस किया हो, जब जियो आया था, है ना, और जब जियो जियो मार्केट में आया, उस टाइम पे ऑलरेडी टेलीकॉम में कुछ प्लेयर्स थे, जैसे आइडिया, एयरसेल, वोडाफोन, एयरटेल, ये सारी कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेट कर रही थी। तो जैसे हम दो ही कंपनी को मान लेते हैं ना, हम एयरटेल और जियो का एग्जांपल ले लेते हैं। जब जियो आया उस टाइम पे एयरटेल ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा था, और एयरटेल आपको पता है कि एक्सपेंसिव हुआ करता था तब, और ये प्राइस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। सबसे महंगा प्लान इनका होता था, अगर आपने ध्यान दिया हो कभी। लेकिन जब जियो आया ना, जियो ने एकदम फ्री में दे दी सर्विसेज, इंटरनेट फ्री, कॉल फ्री, मैसेजिंग फ्री, सब फ्री। और कई कई महीने, तो मेरे ख्याल है कितने कितने दिन, साल भर का था या 6 महीने का था, आई डोंट नो, लेकिन वो फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे थे। याद है आप लोगों को अनवीच इतना स्पष्ट जियो की स्ट्रैटेजी शुरुआत की? So being available to most of the customers, probably करेक्ट। being cheap. So. तो बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव था मार्केट कवर करो ज्यादा से ज्यादा। थोड़ा नुकसान हो जाएगा, सह लेंगे, बाद में रिकवर करने की कोशिश करेंगे, अभी ज्यादा से ज्यादा मार्केट एरिया कवर करेंगे। तो मार्केट एरिया कवर करने के लिए क्या कर रहे हैं? फ्री में सर्विसेज दे रहे हैं। और एक महीने में जितने सब्सक्राइबर्स जियो ने ऐड किए थे ना, उतने एयरटेल ने नहीं किए थे। इसका मतलब अगर एक महीने की सेल्स आप देखेंगे ना, तो आप देखोगे जियो ज्यादा सेल कर पा रहा है, ज्यादा प्लान्स, ज्यादा सिम कार्ड, ज्यादा सब्सक्राइबर्स अपने अपने जो कस्टमर बेस में ऐड कर पा रहा है। लेकिन एयरटेल उतने ऐड नहीं कर पा रहा था, कम से कम शुरुआत की अगर हम 6 महीने की बात करें तो। इसका मतलब
कि फर्म जो मार्केट कवरेज ऑब्जेक्टिव से काम करती है कंपैरेटिवली वो ज्यादा सेल करती है, ज्यादा सब्सक्राइबर्स ऐड कर लेती है, लेकिन जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से काम करते हैं वो शायद उतना ऐड नहीं कर पाएंगे, उनकी सप्लाई कम रहती है कंपैरेटिवली. सो दिस इज हाउ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म कैन आल्सो अफेक्ट द ओवरऑल सप्लाई ऑफ द फर्म. अच्छा, इसके अलावा और कोई रीजन हो सकता है जो सप्लाई को अफेक्ट करता हो? देखिए एक एक करके हम स्लाइड से कवर कर लेते हैं इसको. फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में मैं क्या क्या बता रहा था आपको. एक तो प्राइस है, प्राइस मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही. प्राइस पॉजिटिवली अफेक्ट करता है सप्लाई को. प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा सप्लाई घट जाएगी. देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी है. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब है वो सारी चीजें, देखो यहाँ पर रिलेटेड गुड्स का मतलब सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है. जब सप्लाई का डिस्कशन करते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का मतलब होता है वो सारी चीजें जो एक सेलर बेच सकता है, जो वो ऑलरेडी बेच रहा है ना, उसके अलावा जो जो चीजें वो बेच सकता है वो सब उसके लिए रिलेटेड गुड्स है. समझ रहे हैं? जो चीज एक सेलर बेच रहा है उसके अलावा जो बेच सकता है वो सब रिलेटेड है. तो अगर मान लीजिए एक बंदा मान लीजिए एक सब्जी वाले की बात कर लेते हैं. सब्जी वाला ना प्याज सेल कर रहे हैं, अनियंस बेच रहे हैं, और वो चाहे तो वो फॉर एग्जाम्पल आलू भी सेल कर सकता है, पोटैटो बेच सकता है. लेकिन वो पता है प्याज क्यों बेच रहा है? क्योंकि प्याज का प्राइस जो है ना वो ज्यादा है. और आमतौर पे ये हमारी प्रिजम्पशन होती है कि जब किसी चीज का रेट ज्यादा होता है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होगा. तो 50 रुपए का रेट चल रहा है प्याज का, 20 रुपए का रेट चल रहा है आलू का, उसने डिसाइड किया कि वो प्याज बेचेगा, आलू नहीं बेचेगा, क्योंकि आलू पे 20 रुपए का रेट है, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा. प्याज का रेट 50 रुपए, तो वहां पे प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा. समझ आया? अब होता क्या है कि अभी तक वो प्याज बेच रहा था, लेकिन आलू का रेट बढ़ना शुरू हो गया, पोटैटो का रेट जो है वो 30, 40, 50, 60, 70 हो गया मान लीजिए. अब क्या करेगा वो? अब क्या अभी भी वो प्याज ही बेचेगा? बताइए. अगर आलू का रेट बढ़ रहा है, और जैसे मैंने बताया कि जब रेट बढ़ता है तो आमतौर पर प्रॉफिट मार्जिन भी सेलर का बढ़ता है. तो इस अजम्पशन को दिमाग में रखते हुए आप मेरे को बताओ, जब आलू का रेट बढ़ेगा, पोटैटो का रेट बढ़ेगा, तो उस सिचुएशन में जो सेलर है वो क्या अभी भी अनियंस की क्वांटिटी ज्यादा सेल करना चाहेगा या अब पोटैटो पे शिफ्ट हो जाएगा? बताइए क्या करेगा? आवाज ही नहीं आ रही किसी की. So can you please repeat the question? क्वेश्चन ये है कि सर एक, हाँ सर पोटैटो पे शिफ्ट हो जाएगा. पोटैटो पे शिफ्ट हो जाएगा. देखो क्वेश्चन ये था अनवी कि एक सब्जी वाला ना ऑलरेडी अनियन सेल कर रहा है, लेकिन वो चाहे तो पोटैटो भी सेल कर सकता है. तो पोटैटो उसके लिए क्या हो जाएगा? रिलेटेड कमोडिटी हो जाएगा. रिलेटेड, जो बेच सकता है वो रिलेटेड है, जो बेच रहा है वो गिवन कमोडिटी है. तो वो प्याज इसलिए बेच रहा है क्योंकि रेट प्याज का ज्यादा है, 50 रुपए है, और आलू का रेट सिर्फ 20 रुपए है. अब जैसे ही रेट बढ़ना शुरू होगा ना आलू का, तो आलू 20 से 30, 30 से 40, 50, 60, 70 रुपए पे चली गई. जैसे ही आलू का रेट बढ़ेगा, अब वो इस टाइम पे भी क्या प्याज ही बेचेगा? आंसर इज नो. क्योंकि आलू का रेट बढ़ गया है तो आलू का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया होगा. तो अब वो क्या करेगा? प्याज की क्वांटिटी कम करके अब वो आलू पे शिफ्ट होना चाहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ओवरऑल सप्लाई किसकी? प्याज की कम हो जाएगी. समझ रहे हैं बात? इसका मतलब प्याज की जो सप्लाई है वो रिलेटेड कमोडिटी के प्राइसेस की वजह से इन्फ्लुएंस हो रही है, दूसरी कमोडिटी के प्राइस की वजह से इन्फ्लुएंस हो रही है. दूसरी कमोडिटी का प्राइस ऊपर जा रहा है, सप्लाई प्याज की नीचे आ रही है. कल को अगर आलू सस्ता हो गया, 10 रुपए पे आ गया, तो सेलर अब आलू सेल नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसमें उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा. इसलिए वो वापस से कहाँ आ जाएगा? प्याज बेचेगा, ज्यादा प्याज बेचेगा. तो प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड कैन ऑल्सो अफेक्ट दी सप्लाई ऑफ द गिवन कमोडिटी. इसके अलावा प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो मैंने बता ही दिया आपको. कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो मैंने बताया था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कीमत अगर बढ़ जाए तो सप्लाई कम होती है, घट जाए तो ज्यादा हो जाएगी. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरह की हम यूज कर रहे हैं. अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो आमतौर पे डिमांड और आमतौर पे जो सप्लाई है वो कम होती है. मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर हम यूज कर रहे हैं तो सप्लाई ज्यादा होगी. इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी अफेक्ट कर सकती हैं सप्लाई को. गवर्नमेंट की पॉलिसी किस तरह की सर? टैक्सेस से रिलेटेड पॉलिसी की एग्जांपल है. मान लो गवर्नमेंट अगर ज्यादा टैक्सेस इंपोज कर दे, ज्यादा टैक्स लगा दे प्रोड्यूसर के ऊपर, तो वो प्रोड्यूसर के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा टैक्स, राइट? और जब गवर्नमेंट टैक्स अप्लाई करेगी प्रोड्यूसर के ऊपर तो उससे प्रोड्यूसर्स डिस्करेज होंगे, और वो जाहिर है पहले के मुकाबले
कम बेच पाएंगे। समझ रहे हैं? गवर्नमेंट अगर टैक्स अप्लाई करती है, जैसे मान लीजिए पहले 10% टैक्स ले रही थी गवर्नमेंट, अभी 30% कर देती है टैक्स फॉर एग्जाम्पल, तो जब टैक्स ज्यादा दिया जाएगा तो जो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा ना टैक्स पे करने का। तो जाहिर है उनके पास कैपिटल तो लिमिटेड ही है, कैपिटल का कुछ हिस्सा टैक्स में जा रहा है, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा ही है जिसका इस्तेमाल करके वो प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो जब टैक्स ज्यादा होगा ना तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और जब टैक्स कम होगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि टैक्स कम होता है तो जो प्रोड्यूसर्स है वो एनकरेज होंगे ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज टैक्सेस से रिलेटेड, सब्सिडी से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है, देखो दो तरीके की हो सकती है पॉलिसी। तो फेवरेबल पॉलिसी हो सकती है कोई जो जो प्रोड्यूसर्स के हित में हो, उनके फेवर में हो, उनके हक में हो, तो उस तरह की पॉलिसी से तो प्रोड्यूसर्स को फायदा होगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन कोई कोई अनफेवरेबल पॉलिसी, जैसे मान लीजिए अभी गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिनों पहले क्या किया कि सारे प्रोडक्शन यूनिट बंद करवा दिए ना कोविड की वजह से, कि भाई कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो अब सारे फैक्ट्री, सारे प्रोडक्शन यूनिट बंद करो। अभी बताओ ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ये अनडाउटेडली है तो देश के हित में, देश के फायदे के लिए है, ताकि कोविड केसेस को कंट्रोल किया जाए। लेकिन प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रोड्यूसर के लिए ये फेवरेबल पॉलिसी है या एडवर्स पॉलिसी? बताइए, फेवरेबल है या एडवर्स। एडवर्स है? और क्योंकि ये एडवर्स है इसलिए जाहिर है इससे ओवरऑल सप्लाई पे फर्क पड़ा होगा, और आपने देखा भी मार्केट अभी कितना डाउन हो गई। तो गवर्नमेंट की एडवर्स पॉलिसी सप्लाई को रिड्यूस करती है, और फेवरेबल पॉलिसी हो तो सप्लाई उससे बढ़ती है मार्केट में। दिस इज हाउ गवर्नमेंट पॉलिसी कैन आल्सो अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताई दिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जिस तरह के हैं उस पर भी एक फॉर्म की सप्लाई काफी हद तक डिपेंड करती है। इसके अलावा हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मार्केट में कितने फॉर्म्स ऑपरेट कर रहे हैं। सॉरी, मार्केट में नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने हैं। अगर जाहिर है अगर मार्केट में फॉर्म्स की संख्या बढ़ेगी ना, ज्यादा फॉर्म्स आएंगे मार्केट में, ऑपरेट ज्यादा करेंगे, तो ओवरऑल सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी। अगर मार्केट में नंबर ऑफ फॉर्म्स कम है तो ओवरऑल सप्लाई कम हो जाएगी। मान लीजिए किसी मार्केट में 2 ही फॉर्म है जो कोई प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो 2 फॉर्म जितना बेच रहे हैं उससे ज्यादा बेच पाएंगे अगर मार्केट में 4 फॉर्म्स हो जाए, 5 फॉर्म हो जाए या 10 फॉर्म हो जाए। तो नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ेगा तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी। इसका मतलब सप्लाई कैन ऑल्सो अफेक्टेड विद द नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑपरेटिंग इन द मार्केट। तो जब ज्यादा फॉर्म्स होती है मार्केट में तो ज्यादा सप्लाई होती है, कम फॉर्म्स होती हैं तो कम सप्लाई होती है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइजेस की क्या है सेलर की, इसकी वजह से भी इन्फ्लुएंस होता है, ये मैं बता ही चुका हूँ। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में क्या है कि अगर किसी जगह पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की फैसिलिटी अच्छी है तो वहां पे सप्लाई आमतौर पर ज्यादा होती है ना। सेलर जहाँ जहाँ ऑपरेट कर रहा है वहां पे कम्युनिकेशन अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी है, तो वो आसानी से अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है, बायर से कम्युनिकेट कर सकता है। और जब ज्यादा बेहतर कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होगी तो जाहिर है वो ज्यादा क्वांटिटी सेल कर पाएगा। और यही रीजन है ना, यही रीजन है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो वो मेट्रोपॉलिटन सिटी के आसपास ही क्यों काम करना चाहती। दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, चेन्नई, नोएडा, इस तरह के इलाकों में क्यों कंपनीज अपना सेटअप लगाती हैं, प्रोडक्शन करती हैं, काम करती हैं? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन की फैसिलिटी अच्छी है, यहाँ पे रह के वो ज्यादा बेच पाएंगे, ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी ऑल्सो अफेक्ट द ओवरऑल सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। समझ आया? ये क्लियर है? बताइए, इतने सारे पॉइंट्स हमने कर लिए, यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? सर क्लियर है। क्लियर है। अनवी क्लियर? यस सर। चेतना कोई डाउट? क्लियर है सर। ओके, तो अभी तक हमने बात कर ली कि सप्लाई का क्या मतलब होता है। सॉरी, सप्लाई का क्या मतलब होता है, हमने बात करी। सप्लाई कितने तरह की होती है, शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल कितने तरह का होता है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। लॉ ऑफ सप्लाई मतलब, जैसे आपने, अगर आपको याद हो, डिमांड आपने अगर पढ़ा हो तो वहां पे हमने एक टॉपिक किया था लॉ ऑफ डिमांड। वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई बहुत सिंपल है। लॉ ऑफ सप्लाई बेसिकली आपको रिलेशनशिप बताता है प्राइस और सप्लाई के बीच में।
प्राइस एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, इसी के बीच में रिलेशनशिप ये बताएगा। मैं समझा देता हूँ आपको। तो लॉ ऑफ सप्लाई इंडिकेट द रिलेशनशिप, law of supply indicate the relationship between price of commodity and quantity supplied of a commodity। किसी commodity के प्राइस और उसकी सप्लाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये आपको लॉ ऑफ सप्लाई बताता है। आमतौर पे लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि प्राइस और सप्लाई पॉजिटिवली रिलेटेड है। इसका मतलब प्राइस अगर बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस अगर घटेगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो प्राइस एंड सप्लाई बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड, पॉजिटिवली रिलेटेड। ठीक है जी। जैसे अगर आप प्राइस जो है 10 रुपए से 10 रुपए पे सेल कर रहे थे किसी कमोडिटी को, उसके आप 1000 यूनिट सेल कर पा रहे थे, तो जब रेट बढ़ेगा ना तो आप जाहिर है ज्यादा सेल करना चाहोगे, सेलर ज्यादा बेचना चाहेगा। देखो बिके ना बिके वो अलग अलग बात है, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो बात कर रहे हैं कितनी क्वांटिटी बेचना चाहे। जब रेट बढ़ेगा तो जाहिर है ज्यादा बेचना चाहेगा ना वो। तो 10 रुपए के रेट पे अगर 1000 यूनिट बेचना चाहता है, 20 रुपए के रेट पे ज्यादा ही बेचना चाहेगा। 20 रुपए के रेट पे मान लेते हैं वो 5000 यूनिट बेचना चाहेगा, वो उसका प्रेफरेंस है। ऐसे ही जब 30 रुपए का रेट हो जाएगा वो और ज्यादा सेल करेगा, वो लेट्स से 10,000 यूनिट सेल करना चाहेगा। लेकिन अगर प्राइस घट के 5 रुपए हो जाए तो वो कितना बेचेगा सर? वो बहुत कम बेचेगा, फिर सप्लाई कम हो जाएगी, 400 हो जाएगी। समझ रहे हैं बात? यही लॉ ऑफ सप्लाई बताता है। लॉ ऑफ सप्लाई आपको ये कहता है कि क्योंकि हम प्राइस और सप्लाई के बीच में ही रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई बेसिकली क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ओनली। इसीलिए बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाता है। ऐसा मानते हैं कि बाकी सारे फैक्टर में कोई चेंज नहीं है, प्राइस में ही आप इंक्रीज डिक्रीज करके देखेंगे कि सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। बाकी सारे फैक्टर जैसे कंपनी का गोल या ऑब्जेक्टिव या प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये कांस्टेंट माना जाएगा। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, नंबर ऑफ फर्म्स ऑपरेटिंग इन द मार्केट है, ये सारे फैक्टर्स वैसे ही रहेंगे जैसे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है ऐसा माना जाए। आपको सिर्फ चेंज किस में करना है? चेंज करना है सिर्फ प्राइस में, कि प्राइस घटेगा तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा। इसी का रिलेशन, इसी का इफेक्ट देखना है सप्लाई पे, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट। जब बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रखते हैं ना लॉ ऑफ सप्लाई में, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखना होता है, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना कहलाता है, दिस इज कॉल्ड, इन सबको कलेक्टिवली हम कहते हैं सेट्रिस पैरिबस। कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट बेसिकली मींस सेट्रिस पैरिबस, सेट्रिस पैरिबस। समझ आया? लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? लॉ ऑफ सप्लाई indicate the, yes, it states the relationship between the price and quantity supply of a commodity, and according to law of supply there exists positive relationship, but all others factors should remain constant, then only price and supply can be positively related. Is that clear all of you? कुछ पूछना है, कोई डाउट है यहाँ तक? लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर है? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. law of supply की definition हो गई। Law of supply state that there is direct relationship between the price of the commodity and its quantity supplied, and ये बहुत important है, keeping other factor constant, that is ceteris paribus। law of supply सिर्फ प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप बताएगा, इसलिए आपको बाकी सारे फैक्टर में चेंज नहीं करना है। बाकी सारे फैक्टर जैसे हैं वैसे रखो, सिर्फ प्राइस बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्राइस घटाओगे तो क्या होगा, सप्लाई पे क्या फर्क पड़ेगा, यही डिस्कस करते हैं हम लॉ ऑफ सप्लाई में। और आमतौर पे प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है, प्राइस घटता है तो सप्लाई कम हो जाती है। लेकिन कुछ सिचुएशन है जहां पे ऐसा नहीं होता। कहाँ ऐसा नहीं होता? उसे, जहां पे ऐसा नहीं होता उसे कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। मतलब सर, मतलब जैसे प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई नहीं बढ़ती हो, या प्राइस के घटने पे सप्लाई यूजुअली घटनी चाहिए लेकिन बजाय घटने के बढ़ जाती हो, इसे कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो रहा है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। कौन सी सिचुएशन है? जैसे यहाँ पे पेरिशेबल गुड्स के केस में लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होगा। पेरिशेबल गुड्स क्या है? ऐसी चीजें जो जल्दी खराब हो जाती है, जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ये सारी चीजें ना ड्यूरेबल नहीं होती, जल्दी खराब होने वाली चीजें।
तो जो चीजें ड्यूरेबल नहीं है, जो चीजें जल्दी खराब हो जाती है, इनका लाइफ स्पैन कम है, शॉर्टर ड्यूरेबिलिटी है, उन सब के केस में कई दफा लॉ ऑफ सप्लाई आपको अप्लाई होता हुआ नजर नहीं आएगा, लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है कई बार, हमेशा नहीं, सिचुएशन है कि फेल हो सकता है। जैसे जैसे आपने अगर कभी नोटिस किया हो, आप कभी सब्जी मंडी जाएं कुछ खरीदने के लिए, तो आप जब सुबह के टाइम जाओगे ना कुछ लेने, तो आमतौर पे सब्जी वाला आपको चीजें महंगे रेट पे देता है। आप आलू प्याज या कोई भी फ्रूट आप परचेज कीजिए, तो आपको सुबह जो रेट दे रहा होगा ना, वो आप उसी बंदे के पास जब शाम में जाओगे तो शाम में वो सस्ते रेट पे आपको सामान देता है, सस्ते रेट पे वेजिटेबल्स देगा, फ्रूट्स देगा। सुबह महंगा दे रहा होगा, शाम में, और सस्ता करके भी ना कई दफा ऐसा होता है कि ज्यादा बेचता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज वो दे रहा है 40 रुपए में 1 किलो, शाम में आप जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि वो 30 रुपए का 1 किलो दे, मतलब प्राइस कम कर दिया। लॉ ऑफ सप्लाई तो कहता है प्राइस कम होगा क्वांटिटी भी कम होगी, लेकिन 40 में 1 किलो दे रहा था, अभी भी 30 में 1 किलो ही दे रहा है, तो क्वांटिटी कम नहीं हो रही। कई दफा इसका उल्टा भी हो जाता है कि प्राइस कम कर दिया, क्वांटिटी भी बढ़ा दी, 40 में 1 किलो दे रहा था और शाम में 30 में 1.25 किलो दे रहा है, 2 किलो दे रहा है, 2.5 किलो, इस तरह कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सुबह से लेके शाम तक ना उसकी क्वालिटी, जो सब्जियों की क्वालिटी है या फ्रूट्स की क्वालिटी है ना, उसमें कमी आ जाती है, उसकी क्वालिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, और वो इस डर से सस्ता करके उसको बेचना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर वो आज नहीं बेच पाया तो कल तक इसकी क्वालिटी और खराब हो जाएगी और कल इसको ये रेट भी नहीं मिल पाएगा, तो सस्ते रेट पे वो ज्यादा क्वांटिटी सेल करने की कोशिश करता है। समझ रहे हैं? इसका मतलब लॉ ऑफ सप्लाई तो फेल हो रहा है, प्राइस घट रहा है, सप्लाई तो बढ़नी नहीं चाहिए, सप्लाई घटनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, या तो सप्लाई घट नहीं रही है या फिर सप्लाई उल्टा घटने के बजाय बढ़ जा रही है। इसका मतलब पेरिशेबल गुड्स के केस में लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। बताइए, स्पर्श, अन्वी, चेतना, ये क्लियर है? यस क्लियर है। चले आगे, और क्या हो सकता है, और कहाँ लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो जाएगा? यहाँ भी फेल हो जाता है, रेयर आर्टिकल्स, ऐसी चीजें जो रेयर है, जो बहुत लिमिटेड सप्लाई में है, जिनकी अवेलेबिलिटी किसी के हाथ में है नहीं, मतलब एनी हाउ आप उसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, नहीं बढ़ा सकते, नहीं प्रोवाइड करा सकते किसी को, वो बहुत सीमित क्वांटिटी में है, तो उसमें क्या होगा कि अगर प्राइस बढ़ेगा ना तो भी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती। समझ रहे हैं? जैसे कोई भी चीज ले लो, कोई भी चीज जो लिमिटेड सप्लाई में, जैसे मान लीजिए हम किसी आर्टिकल की बात कर रहे हैं, लेट्स से कोई पेंटिंग है, जो लेट्स से मोनालिसा की पेंटिंग, ठीक है। अब मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई है? लियोनार्डो दा विंची ने बनाई, ओरिजिनल पेंटिंग उन्होंने बनाई थी। अब वो ओरिजिनल पेंटिंग तो दुनिया में एक ही है ना, एक ही पेंटिंग उन्होंने बनाई है। अगर आप वो ओरिजिनल पेंटिंग परचेज करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से उसकी कीमत है, लेट्स फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए उसकी कीमत। अब अगर वो पेंटिंग आप परचेज करना चाहते हो और आप वैसी 2 पेंटिंग चाहते हैं, आप हर एक पेंटिंग के लिए 60 लाख रुपए देने को राजी, मतलब 2 पेंटिंग के लिए आप 1,20,000 रुपए देने को तैयार हैं। एक की कीमत 50,000 रुपए है, 2 के लिए आप 1,20 देना चाहते हैं। क्या उसकी 1,20,000 रुपए के रेट पे सेलर आपको 2 पेंटिंग प्रोवाइड करा सकता है? यस और नो? नो नहीं सर। दे सकता, क्योंकि वो है ही नहीं ना, वो तो रेयर है, वो लिमिटेड सप्लाई में उतनी ही है, एक ही है, ओरिजिनल तो एक ही है ना। तो प्राइस बढ़ेगा तो भी उसकी सप्लाई सेलर नहीं बढ़ा पाएगा, दैट इज व्हाई लॉ ऑफ सप्लाई विल फेल इन केस ऑफ रेयर आर्टिकल और रेयर गुड्स। समझ आया सबको? ये क्लियर है? अन्वी, चेतना, स्पर्श? यस सर, क्लियर है। यस ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। देखो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का भी बहुत सिंपल है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ना, इनकी प्रोडक्शन काफी हद तक मौसम पे डिपेंडेंट होती है, वेदर कंडीशन पे डिपेंड करती है। अगर मौसम अच्छा है, वेदर कंडीशन फेवरेबल है, तो आमतौर पे प्रोडक्शन ज्यादा होगी, सप्लाई भी ज्यादा होगी, तो रेट बढ़ेगा तो सप्लायर ज्यादा ज्यादा सप्लाई कर सकता है। रेट 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50 हो जाए तो सप्लायर ज्यादा बेच पाएगा, करेक्ट है। लेकिन कई दफा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन लो होती है क्योंकि मौसम अच्छा नहीं होता और वेदर कंडीशन की खराब होने की वजह से फसल कम ही प्रोड्यूस हो पाई, कम क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई। तो अब मार्केट में कितना भी रेट बढ़ जाए, उसकी सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती।
रेट अगर 20, 30, 40, 50 हो भी जाएगा तो मार्केट में ओवरऑल सप्लाई तो उतनी रहेगी ना, क्योंकि अल्टीमेटली सप्लाई तो कम ही है, प्रोडक्शन ही कम हुआ था। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के केस में भी कई बार, हमेशा नहीं, कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि लॉ ऑफ सप्लाई काम ना करे, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन और सप्लाई बहुत हद तक मौसम पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो सकता है। इसके अलावा कस्टमर की सेलर की एक्सपेक्टेशन, ये हमने फैक्टर में भी किया था, ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। आमतौर पे अगर सेलर की एक्सपेक्टेशन है कि रेट बढ़ेगा आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा, तो वो आज की रेट में कम बेचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी रेट चल रहा है, मान लीजिए चेतना कोई प्रोडक्ट बेचती है, चेतना ना ये पेन बेचती है और इस पेन का रेट है 10 रुपए। तो आमतौर पे क्या होगा, जब इसका रेट 10 से 20 हो जाएगा, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 होगा, तो जाहिर है चेतना इसकी ज्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहेगी, करेक्ट। तो अभी 10 रुपए से 12 हो गया, ज्यादा बेचना चाहेगी, करेक्ट है। लेकिन अनवीन के पास आती है, अनवीन को कहती है कि अरे चेतना इसका जो रेट है ना, पेन का रेट आने वाले टाइम में 60 रुपए होने वाला है, ये पेन ना मार्केट में 60 रुपए का बिकेगा। तो अब चेतना क्या करेगी, अब चेतना कहेगी यार रेट अगर 60 रुपए होने वाला है तो मैं इसको अभी क्यों बेचूं, जब 60 हो जाएगा तब बेचेंगे, क्योंकि 60 हो जाएगा तो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं हम। तो 10 रुपए वाली चीज जब 12 हो जाएगी तो सप्लाई नहीं बढ़ रही है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि रेट बढ़ेगा, सप्लाई सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन रेट के बढ़ने पे भी सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है। क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि चेतना तो एक्सपेक्ट कर रही है कि रेट और ऊपर जाएगा, अभी तो 12 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, सप्लाई बढ़ ही नहीं रही। शी इज नॉट विलिंग टू सेल मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रही है कि रेट तो 60 तक जाएगा, जब रेट 60 हो जाएगा ना तब आराम से सेल करेंगे, ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। समझ रहे हैं? तो कई दफा एक्सपेक्टेशन जो होती है सेलर की, उसकी वजह से भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई डाउट है यहाँ तक? कुछ पूछना है आप लोगों को? तो क्लियर है। सो ये प्रॉपर्टीज में होता है ना? क्या चीज एक्सपेक्टेशन प्रॉपर्टीज में है? 15, हाँ, फिर सेलिंग एंड बाइंग। प्रॉपर्टीज एज इन मतलब As in, किसकी so प्रॉपर्टीज like की? बेच, like किसी भी प्रॉपर्टी को बेचना, जब रेट्स हाई हो जाएंगे, अच्छा then अच्छा अच्छा people अच्छा, will हाँ try to ऐसा हो sell them सकता है, at times. हाँ ये हो सकता है। प्रॉपर्टी के केस में हो सकता है, शेयर मार्केट में ऐसा होता है आमतौर पे। शेयर मार्केट में भी आपने किसी के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो आमतौर पे वहाँ पे एक्सपेक्टेशन पे तो काम करते हैं। आपको लग रहा है कि रेट बढ़ेगा आने वाले टाइम में, तो आप होल्ड करते हैं, आप शेयर्स नहीं बेचते हैं, है ना। आपको लग रहा है कि रेट आने वाले टाइम में घटने वाला है, तो आप फटाफट से बेचना शुरू कर देंगे शेयर्स के, ऐसा ना हो कि रेट घट जाए तो कल को मेरे को नुकसान हो जाए। तो शेयर मार्केट में या प्रॉपर्टीज में ये सारी चीजें, ये इस तरह का फैक्टर एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये सब था आज की क्लास में। हमने बात करी सप्लाई का क्या मतलब है, सप्लाई कितने तरह की है, सप्लाई शेड्यूल क्या है, सप्लाई को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, और लॉ ऑफ सप्लाई कब कब अप्लाई नहीं होती है। बस आज इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे रीजंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई की, लॉ ऑफ सप्लाई क्यों अप्लाई होता है, और हम बात करेंगे पॉसिबिलिटीज ऑफ चेंजेस इन सप्लाई की, कि सप्लाई में चेंज कब कब कैसे कैसे हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। टिल देन टेक